गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया लाइट के बारे में, प्रकाश क्या है और प्रकाश पुंज क्या है। फिर हमने आपको बताया कि लाइट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितने गुण हैं। उसके बाद हम बात किए कुछ पदार्थों की कि ये पारदर्शक पदार्थ क्या है, अपारदर्शक क्या है और अल्प पारदर्शक क्या है, माध्यम क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाश किरण क्या है। इसके बाद हमने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन, कि परावर्तन होता कैसा है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं। वैसे मुख्यतः परावर्तन के 2 नियम हैं। फिर हमने आपको दर्पण के बारे में बताया कि दर्पण क्या है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। और अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ अन्य तथ्य पर भी ध्यान करेंगे। ये देखिए गोलीय दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव बारे हम आपको बता दें कि ये जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले से या किसी खोखले गोली को से काटा जाता है और काटने के बाद उस खोखली गोले का जो केंद्र होता है, उस केंद्र से यदि हम कोई सीधी रेखा खींचें, जो सीधी रेखा दर्पण के मध्य बिंदु को टच करते हुए वो आगे निकल जाए, तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, चाहे यह उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए जैसे हमारे पास ये गोली कोष है, इस गोली कोष पे यदि हम एक तरफ कट करें और कट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी है, कलाई कर दी है, चांदी की कलाई की जाती है, तो बाहरी सतह पर हमने पॉलिश या कलाई कर दी, तो हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। और ये अंदर की सतह पर हमने कलाई की है, पॉलिश की है, तो ऊपर वाला तल क्या हो गया? परावर्तक हो गया। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब इसमें देखिए कि ये जो केंद्र है जिससे हमने ये त्रिज्या ली है, ये पूरा त्रिज्या यहाँ से अगर हम नापें इसको, तो ये त्रिज्या कहलाएगी आपकी क्या? ये है आपकी वक्रता त्रिज्या, ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या केवल उत्तल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में भी होगी। माने कि दोनों ही दर्पण में वक्रता त्रिज्या पाई जाएगी। ये है आपकी वक्रता त्रिज्या। अब जिस केंद्र को मानकर गोला खींचा जाता है, उसी केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ये है वक्रता केंद्र, ठीक। अब वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब इसके बाद देखिए ये वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। ये क्या कहेंगे? फोकस। ये फोकस कुछ ऐसे बनेगा कि जब हम कोई भी गोलीय दर्पण ले लें, अगर ये गोलीय दर्पण में हम जब बात करेंगे तो गोलीय दर्पण लेने पर मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। और दर्पण केंद्र से तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी आपतित मतलब आने वाली किरण आएगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हुई बाहर निकलेगी। दर्पण से परावर्तन पश्चात क्या करेगी? मुख्य अक्ष को काटते हुए बाहर निकलेगी। जहाँ पर ये मुख्य अक्ष को काटेगी वो क्या कहलाएगा? फोकस। क्या कहलाएगा? ये फोकस। अच्छा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष को काटते हुए निकलेगी, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत होती है। कुछ इस प्रकार से हम ये बात करेंगे। अवतल दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण। अगर यही क्या होता हमारे पास? उत्तल दर्पण। अगर यही हमारे पास क्या होता बच्चा? उतनी होता उत्तल दर्पण। तो अब देखिए हमारा है उत्तल दर्पण। ये है क्या? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा मुख्य अक्ष, तो माने ये होगा उसका वक्रता केंद्र, ये होगा दर्पण का ध्रुव। तो इसमें देखिए चमकदार तल आपका इस साइड का है, तो जो भी प्रकाश किरण आएगी वो आएगी चमकदार साइड से आएगी और यहाँ टकरा कर
अब क्या टकराएगी, तो देखिए इसका तल कुछ ऊपर की ओर है, तो ये टकरा कर क्या करेगी, आपतित किरण टकरा कर उसी माध्यम में या उसी दिशा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जैसे ही परावर्तित होगी तो आप हमको ये लगेगा कि ये जो किरण निकल रही है ये कुछ यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होगी, ना कि होती है। निकलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, जबकि निकलती नहीं है। वास्तविकता ये है कि यहाँ हमें ये निकलती प्रतीत होगी और निकलती नहीं है। तो ये है आपका दर्पण का क्या है, फोकस है। अब यहाँ बात करें तो फोकस से दर्पण के फोकस से दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये दूरी कहलाएगी आपकी फोकस दूरी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। अर्थात गोलीय दर्पण के फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध एक होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है, संबंध होता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये यहाँ से क्या है, CP, ये है आपके, अगर लिखें तो ये होता है फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी पे क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो अब ये फोकस दूरी को हम लोग किससे करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग F से डिनोट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं, जबकि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, R होती है, और बटा 2। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, R बराबर 2F के। R बराबर किसके हो जाएगा बच्चा, 2F के। अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या, यहाँ देखिए ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, या यही कह लें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, माने ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। ये दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही ये कार्य करेगा। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होती है बेटा, किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दर्पण की क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब इसके बाद तो हमने आपको इस चैप्टर में दर्पण से संबंधित मुख्य तथ्य में हमने आपको पहले क्या बताया, दर्पण का ध्रुव। फिर हमने आपको इसमें बताया वक्रता केंद्र, क्या बताया, वक्रता केंद्र। फिर हमने आपको बताया वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। इसी को हम लोग वक्रता दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता दूरी। फिर हमने आपको बताया इसमें मुख्य अक्ष के बाद हमने आपको इसमें बताया 5वां पॉइंट है फोकस। फिर 6वां क्या है, फोकस दूरी। फिर इसके बाद हमने आपको इसमें बताया फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया। फिर अब हम इसके बाद बात करेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। बच्चों ध्यान देना, ये जितने भी हमने यहाँ आपको पॉइंट दिए हैं, यहाँ मैंने आपको समझा तो इकट्ठा दिया है, पर आपको ये सारे पॉइंट अलग अलग लिखने हैं, जैसा कि मैं आपको समझाते हुए बताया हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको इसका रिकैप करा देता हूँ, फिर समझ लीजिए कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। वक्रता केंद्र से जो भी त्रिज्या ली जाती है, जब वो त्रिज्या दर्पण के मध्य बिंदु को टच करेगी तो वो मध्य बिंदु दर्पण क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र जिस गोलीय कोश से
गोलीय दर्पण काटा जाता है उस गोलीय कोश का केंद्र उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, अर्थात केंद्र से ध्रुव के बीच, गोलीय दर्पण के केंद्र से, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जो रेखा दर्पण के मुख्य अक्ष को भेदते हुए आगे निकल जाए वह क्या कहलाएगी? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के बाद हम बात करेंगे फोकस की, अर्थात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तित होती है तो परावर्तित होकर वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो या काटे वह बिंदु क्या कहलाएगी? फोकस। अब फोकस है दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, चाहे ये उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो आप देखिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है, आप यहाँ देख लीजिए, ये जो आपकी वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या क्या है बेटा? ये फोकस के दूने के बराबर है। वक्रता त्रिज्या क्या है? फोकस के दुगने के बराबर है। अगर हम फोकस की बात करें सापेक्ष में तो फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपका अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से संबंधित कुछ निर्देश। पहला तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी निर्देश जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। अब इसमें देखिए बेटा कि पहला निर्देश क्या है कि किसी भी गोलीय दर्पण, पहला निर्देश क्या है कि किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण कभी भी अपना मार्ग नहीं बदलती। किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण कभी भी अपना मार्ग नहीं बदलती, अर्थात उसमें परावर्तन नहीं होता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है। तीसरा याद रखिएगा कि इसी का उल्टा है कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अथवा समांतर होती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किस में होगी? उत्तल दर्पण में। और समांतर किस में हो जाएगी? अवतल दर्पण में। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए पहले स्थिति क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत दूरी पर स्थित हो। अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो जब वस्तु अनंत पे होगी बेटा तो जो भी प्रकाश की किरण आएंगी, आप जानते हैं वो प्रकाश किरण क्या आएंगी? कहीं से भी होंगी। तो प्रकाश किरण आकर जब टकराएंगी हमारे किस पे? गोलीय दर्पण पे। तो परावर्तन के पश्चात देखिए ये प्रकाश किरण आई,
टकराए तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी। लेकिन साथ में जो ये किरण आएगी प्रकाश की, ये वक्रता केंद्र से होकर आ रही, तो ये परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में या उसी दिशा से वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो मिल रहा है तो इसका निर्माण क्या हो रहा है, ये प्रतिबिंब है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रतिबिंब। कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो इसे हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो तो वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर केंद्रित होती हुई अथवा फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। वस्तु से छोटा, वास्तविक, बिंदु के समान होता है। वास्तविक होता है, छोटा होता है और बिंदु के समान होता है। दूसरा देखिए कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ये वस्तु क्या है, ये आपका है गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, ये वक्रता केंद्र। ये इधर कहीं अनंत होगा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो आने वाले प्रकाश की किरण, एक किरण ये आके यहाँ टकरा क्या होगी, फोकस से निकलेगी, दूसरी वक्रता केंद्र से होके क्या आएगी, दर्पण पर आपतित होगी, परावर्तन पश्चात उसी माध्यम लौट जाएगी। तो ये दोनों कहाँ काट रही हैं, दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में काट रही हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरी स्थिति क्या है बेटा, कि जब वस्तु गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। तो जब वस्तु गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए ये किरण आरेख यहाँ से जाएगी, परावर्तन पश्चात फोकस होकर लौटेगी, दूसरी फोकस से आएगी और परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो जब वस्तु गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है एवं वास्तविक होता है। क्या होगा, वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक होगा। ठीक है। चौथी पोजीशन आपकी ये है कि जब वस्तु, ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। जैसे आप देखिए यहाँ से एक प्रकाश किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, टकराने के पश्चात क्या होगी, फोकस होकर वापस लौटेगी। और यहाँ से एक प्रकाश किरण फोकस होकर निकलेगी, परावर्तन पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के क्या होगा, ये समांतर हो गई, दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। प्रतिबिंब कितना है, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक होगा। आपकी पांचवी स्थिति ये है कि जब किसी या जब अवतल दर्पण के फोकस पर कोई वस्तु रखी हो, अवतल दर्पण के फोकस पर कोई वस्तु रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा। अब स्थिति नंबर आपकी कंडीशन नंबर 6 है कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होने पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। एक यही कंडीशन इस प्रतिबिंब में, इस दर्पण में अलग है, जहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा, केवल आभासी प्रतिबिंब कब बनता है अवतल दर्पण द्वारा, जब वस्तु वक्रता फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब आगे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो तरह केवल बनते हैं बेटा। कितने प्रकार के, दो प्रकार। पहला क्या है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। जब वस्तु की स्थिति अनंत पे होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा।
क्या होगा? उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा, आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। ये है आपका दर्पण, इधर पूरा हो गया अनंत और ये हो गया ध्रुव। इसके बीच में कहीं भी वस्तु, मान लो वस्तु यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, तो इन सब का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा, सीधा होगा। जैसे वस्तु रखी होगी उसी अनुसार सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और आभासी होगा। ये दो कंडीशन है आपके उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की। आज हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट डे आज के आगे हम बात करेंगे आपको और बताएंगे कि किसी भी या अवतल दर्पण के फोकस वस्तु से अवतल दर्पण के फोकस तथा वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी के बीच में एक संबंध होता है जिसे हम लोग कहते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v पर चर्चा करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पर।